हेलो बच्चों, आज हम आपसे उत्तराखंड पीसीएसजे के सिलेबस और प्रिपरेशंस के कुछ टिप्स पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्री एग्ज़ाम पर चर्चा करते हैं। इसके लिए आपको जिन टॉपिक्स की तैयारी करनी है वो मेन टॉपिक्स हैं। नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूशन, नंबर 2 इंटरनेशनल लॉ, जिसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ तथा इंटरनेशनल लॉ के जो फेमस टॉपिक्स हैं, मेन टॉपिक्स हैं, उनके जो मेन केसेस हुए हैं इंटरनेशनल स्टेजेस पर, उनकी तैयारी करनी है। तीसरा फिर जूरिस्प्रूडेंस इसी के साथ जोड़ना है। जूरिस्प्रूडेंस के जितने स्कूल्स हुए हैं, उन स्कूल के फॉलोवर्स हुए हैं, जो बुक्स लिखी गई हैं, बुक्स के लेखक कौन हैं, डॉक्ट्रिन को अप्लाई करने वाले कौन हैं, उन डॉक्ट्रिन्स को फॉलो करने वाले कौन हैं, इन सब की एक वृहद स्टडी आपको करनी है, क्योंकि 15-20 क्वेश्चन प्री में इन्हीं टॉपिक से आते हैं और कंपटीशन क्लियर करने का एक ग्राउंड यहीं से बनना शुरू होता है। इसके बाद यूपी की तरह वही 5-6 पेपर मेन पेपर हैं जिनकी आपको तैयारी करनी है। उसमें से सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, ये तीनों पेपर जिस तरह से यूपी में आते हैं, सेम उसी पैटर्न पर उत्तराखंड में इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन 3 पेपर के अलावा टीपी एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट और आईपीसी, इस तरह से 6 पेपर प्री के लिए आपको तैयार करने हैं, जो यूपी सिलेबस जैसे हैं। उत्तराखंड का प्री कॉन्स्टिट्यूशन और जूरिस्प्रूडेंस तथा इंटरनेशनल लॉ एंड रिलेशंस के बारे में भी उत्तर प्रदेश जैसा ही है। यानी कि इस पार्ट्स के जो क्वेश्चन आते हैं उत्तर प्रदेश में, सेम उसी पैटर्न पर उत्तराखंड में आते हैं। इस तरह से प्री निकालने का जो आपका जज्बा होना चाहिए, वो डिटर्मिनेशन और कंसंट्रेशन के साथ साथ सिलेबस को बेस करते हुए, यानी कि जो मेन सिलेबस है उस सिलेबस को ही आधारित करते हुए होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी आर्टिकल हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स में जितने चैप्टर हैं, चैप्टर्स में जितने आर्टिकल हैं, उन सब की स्टडी, जितने मेन अमेंडमेंट्स हुए हैं, अमेंडमेंट्स की स्टडी, अमेंडमेंट्स से कौन कौन से आर्टिकल प्रभावित हुए हैं, उनका क्या इफ़ेक्ट हुआ है। और इस तरह से चूँकि कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपिंग लॉ है, इसलिए केसेस की तैयारी के आधार पर कॉन्स्टिट्यूशन आगे बढ़ता है। उन केसेस की स्टडी के बाद जितने भी नए आर्टिकल इंसर्टेड हुए हैं, उन आर्टिकल का भी आप एक चार्ट बनाएं, अमेंडेड आर्टिकल का एक चार्ट बनाएं और सब्स्टिट्यूटेड आर्टिकल का भी एक चार्ट बनाएं। जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्ट हैं, उन लिस्ट के कितने टॉपिक्स हैं, क्या क्या टॉपिक्स हैं, उन सब का भी एक चार्ट तैयार रखें। इसके बाद इंटरनेशनल लॉ, रिलेशंस, ट्रीटीज़, लेटेस्ट जनरली 1-2 क्वेश्चन ज़रूर इस टॉपिक पर आता है कि कहाँ कहाँ कौन सी कॉन्फ्रेंसेस किस टॉपिक पर हुई है, उसकी अध्यक्षता किसने की है, इसके कितने मेंबर हैं, इनिशियली कितने मेंबर्स थे। तो इसलिए जितने भी करंट घटनाक्रम होती है, जहाँ जहाँ हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं या जहाँ
इंडिया में कॉन्फ्रेंसेस होती हैं और विदेश के लोग भाग लेते हैं, उन सब का एक चार्ट जीके के आधार पर, जस्ट लाइक जीके की तरह होता है ये, लेकिन लॉ के पेपर में आता है, उसका एक चार्ट तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद जो 6 टॉपिक्स हमने आपको बताए हैं, इन 6 टॉपिक्स के जितने भी सेक्शंस हैं एक टॉपिक में, जैसे सीआरपीसी है, उसमें कितने टॉपिक्स हैं, कितने चैप्टर हैं, उन चैप्टरों के नाम, और संभव हो सके तो सेक्शंस से एक चैप्टर में, जैसे मेंटेनेंस का चैप्टर है, इसके सेक्शन 125 से शुरू होते हैं, 128 पे समाप्त हो जाते हैं। इसी तरह से हर चैप्टर को याद रखिएगा कि कौन सा सेक्शन से शुरू होते हैं और किस सेक्शन पर आकर ये समाप्त हो जाते हैं। यही सेम पैटर्न जितने 6 सब्जेक्ट हैं मेन, उन सब में अपनाएं। उसके बाद इन 6 सब्जेक्ट्स में जो जो सेक्शन अमेंडेड है उनका एक सेपरेट चार्ट बना लें, जो सेक्शंस इंसर्टेड हैं उनका एक सेपरेट चार्ट बना लें, और जो सेक्शन सब्स्टिट्यूटेड हैं उनका भी एक चार्ट बना लें, क्योंकि इन पर भी 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी तरह से जिस सेक्शन की एक जैसी नेचर है, सपोज सीआरपीसी में जितने भी सेक्शन अवेलेबल हैं उन सेक्शन का एक चार्ट बनाएं, जो क्लियर हो जाए कि ये सेक्शंस अवेलेबल हैं। जो सेक्शन रिवाइजेबल हैं उनका एक चार्ट बनाएं, जिससे ये क्लियर हो जाए कि ये सेक्शन रिवाइजेबल हैं, क्योंकि कभी कभी एक क्वेश्चन जो है रेमेडीज़ का पूछते हैं कि इसकी रेमेडी क्या उपलब्ध है। सपोज एसडीएम जो है बेल बॉन्ड एक्सेप्ट करने से इनकार कर देता है, सेक्शन 117 में जो ऑर्डर किया है उसने, 107, 117 की कार्रवाई जिसको बोलते हैं, तो अगर वो इसको रिफ्यूज़ कर देता है, इनकार कर देता है कि एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या ऑर्डर कर देता है कि आप इसको एग्जीक्यूट करो, तब इसकी रेमेडी कहाँ पर उपलब्ध है। इसके लिए 373 में अपील की व्यवस्था है सीआरपीसी में। तो इस तरह से हर रेमेडी का एक चार्ट आपके पास होने चाहिए कि अगर ये इनकार किया गया है मजिस्ट्रेट द्वारा, तब इसकी रेमेडी क्या है। जैसे सपोज मजिस्ट्रेट जो है कंप्लेंट केस पर इंक्वायरी करने के बाद सेक्शन 203 में कंप्लेंट को रिजेक्ट कर देते हैं, तब इसकी रेमेडी क्या होनी चाहिए। तब इसकी रेमेडी रिवीजन है, सेक्शन 495, 96, 97 के जो प्रोविज़न है उनके तहत सेशन जज को या हाई कोर्ट को, जहाँ भी करना चाहे वहाँ इसके रिवीजन की व्यवस्था है। इस तरह से हर टॉपिक में जहाँ जहाँ रेमेडी है, ये जनरली सीपीसी और सीआरपीसी के प्रोविजंस के तहत है। सपोज सीपीसी में स्पेशल कॉस्ट डाल देता है जज, जुर्माना डाल देता है एग्जाम्पलरी 35A में, तब इसकी रेमेडी क्या है। इसकी रेमेडी सेक्शन 104 में अपील करना है। अपील होती है, मिसलेनियस अपील होती है। इसी तरह से अगर ऑर्डर 9 रूल 9 की एप्लीकेशन खारिज कर देता है जज, यानी कि केस को रेस्टोर नहीं करता, प्लेंटी के एब्सेंस में जो खारिज हो चुका है और उसको रेस्टोर नहीं करते, तब इसकी रेमेडी जो है अपील करना है। ऑर्डर 43 में इसकी व्यवस्था है कि इस ऑर्डर की फिर अपील होती है। तो इस तरह से आप सीपीसी और सीआरपीसी में जनरली जितने भी आदेश पारित होते हैं, उन आदेशों की रेमेडी क्या है, इस पर भी एक चार्ट बनाएं, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको रेमेडी से संबंधित भी मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट और आपके हाई कोर्ट, जैसे कि यूपी के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट, प्रयागराज हाई कोर्ट, और उत्तराखंड के लिए उत्तराखंड हाई कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं हर टॉपिक पर, उनकी भी स्टडी आपको करनी है। उनके लिए भी एक डायरी तैयार करें और किसी भी टॉपिक पर जो नया जजमेंट आता है उसको नोट कर लें। जैसे कि सेक्शन 138 पर सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट आया है, जिसमें गाइडलाइन दी गई है कि एनआई एक्ट के मुकदमे के डिस्पोजल के लिए क्या क्या प्रक्रिया अपनानी चाहिए। उसमें सेक्शन 202 के बहुत सारे प्रोसीजर जो हैं सॉर्ट कर दिए गए हैं, अगर मुकदमा एनआई एक्ट के तहत दाखिल हुआ है।
तो उस रूलिंग को आप तैयार करें। इसी तरह से सेक्शन 125 पर सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी है कि अगर मेजर होने के बाद भी बच्चा स्टडी कर रहा है तो स्टडी का जो खर्च है यानी कि स्टडी मेंटेनेंस, उसको वहन करने का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो पेरेंट्स पर है। जबकि सीआरपीसी में केवल माइनर बच्चों के मेंटेनेंस की रेस्पॉन्सिबिलिटी की व्यवस्था है, लेकिन इस रूलिंग के तहत मेजर बच्चों की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई है अगर वो कंटिन्यू स्टडी कर रहे हैं, ताकि उनकी स्टडी डिस्टर्ब ना हो। थैंक यू।